जी हाँ, श्री प्रमोद तिवारी जनसेवा के लिए सदा तत्पर, सौम्य, शालीन और बेहद लोकप्रिय राजनेता। पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बुलंद आवाज है। और आपको बता दें कि प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा में 41 साल से ही एक ही पार्टी का कब्जा है और 1980 में मैदान में कूदने के बाद लगातार 34 वर्षों से यहाँ के विधायक रहे। तो सबसे पहले हम एक वीडियो प्ले करते हैं और उसके बाद स्वागत भी और उसके बाद सेशन की शुरुआत भी। प्लीज कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। श्री प्रमोद तिवारी जनसेवा के लिए सदा तत्पर, सौम्य, शालीन और बेहद लोकप्रिय राजनेता। पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बुलंद आवाज हैं। एक ही चुनाव चिन्ह, एक ही पार्टी, एक ही निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव जीतने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज है। आप प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा सीट से 1980 से 2012 तक लगातार 9 बार विधायक रहे हैं। राजनीति, प्रशासन और कानून तीनों क्षेत्रों में आप समान प्रभाव रखते हैं। प्रमोद तिवारी अपनी राजनीतिक दक्षता के कारण 5 बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता रहे हैं। आपने 1984 से 1991 तक उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में ऊर्जा, परिवहन और नागरिक उड्डयन जैसे अहम विभागों का जिम्मा संभाला। आपकी प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए राष्ट्रपति शासन के दौरान आपको राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर एक अलग पहचान रखते हैं। प्रतापगढ़ में कई शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष के रूप में सामाजिक क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय है। वर्तमान में प्रमोद तिवारी राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता के तौर पर रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल, और चलिए हम बुलाते हैं मंच पर प्रमोद तिवारी जी को और इसी के साथ मैं बुलाऊंगी फाउंडर एंड सीईओ लाइव टाइम्स दिलीप सिंह जी, इसके अलावा गौतम कनौडिया जी, स्वाति कनौडिया जी, कनौडिया ग्रुप के प्रमोटर। प्लीज आप सभी मंच पर आएं और स्वागत करें और उसके बाद हम सेशन की शुरुआत भी करेंगे। चलिए हम स्वागत करते हैं। गौतम कनौडिया जी, कैन वी हैव यू इन स्टेज प्लीज। ये कनौडिया ग्रुप के प्रमोटर गौतम कनौडिया जी और स्वागत करते हुए सर प्लीज आप बैठे और चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और उसके लिए मैं बुलाऊंगी अपने सहयोगी अजय, राजीव जी और साथ ही साथ वंदना भी। चेक। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रमोद जी और शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहला सवाल यही आपसे कि लगभग पिछले 5 दशकों से आप लगातार जो है इस राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए अभी जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, क्या वैल्यूज आपको लगता है कि पहले से कम हुई हैं या और बेहतर होनी चाहिए, या संवाद की कुछ कमी हुई है? देखिए, हर क्षेत्र में 50 सालों में बहुत से परिवर्तन आए। कोई क्षेत्र ले लीजिए, तो फिर राजनीति उससे अछूती कैसे रह सकती है? उसमें भी परिवर्तन आए, कुछ अच्छे, कुछ उतने अच्छे नहीं और कुछ बुरे भी। तो ये तो हर क्षेत्र में हुआ है, राजनीति में भी हुआ है। पहले राजनीति में जब मैं 1980 में आया था, जूनियर मोस्ट था,
उम्र भी कम थी। देखता था एक से एक सीनियर लोग, उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। वो शायद मेरे ख्याल से एक पीढ़ी थी जो खत्म हो रही थी आजादी के आंदोलन में, जिनका योगदान था क्षेत्र की विकास में। तब वो बात भी नहीं थी, इतनी डिमांडिंग भी पब्लिक नहीं थी। पर बाद में धीरे धीरे वो स्वतंत्रता संग्राम की पीढ़ी का अंत होता गया। साधन संपन्न लोग आते रहे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और जब साधन संपन्न लोग आते रहे तो उन्हें साधनों की जरूरत भी पड़ती। पहले उस समय एमएलए का चुनाव, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं मैं, इलेक्शन कमीशन वाली बात पे नहीं जाता कि उन्होंने 10,000 और 15,000 और 20,000 और 25,000 में ही चुनाव लड़ना है आपको, तो लाख 2 लाख में चुनाव हो जाते थे, लाख के नीचे चुनाव हो जाते थे। पर अब कोई चुनाव में कोई अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं, तो बदल गई ना वैल्यूज। पहले आप देश की आजादी में लड़े थे, आपने ये योगदान दिया, बड़े सरल सीधे हैं, वो प्लस पॉइंट होता था। फिर एक जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे लगा, ना होता तो अच्छा था, राजनीति में माफियाओं का प्रवेश। वो भारत के लोकतंत्र की सबसे अशुभकारी घटना है, पर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। है, अभी भी है। मैं तो कह रहा हूं बढ़ रही। ओके। हाँ हाँ। अब आप तो देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, आप तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे आपको मालूम नहीं। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े धुरंधर हैं, कुछ तो ऐसे भी जिनके नाम पे दिन में ही डर लगने लगता है, रात की बात तो छोड़िए। तो इस सच्चाई को तो स्वीकार करिए, ऑनेस्टली स्वीकार करिए कि माफियागिरी बढ़ी। एक चीज जो प्रमोद जी के बारे में आप सबको शायद पता ही होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है प्रमोद जी का, लॉन्गेस्ट सर्विंग एमएलए। लगातार 9 बार, 1980 की जो बात की सर ने, मैं अगर गलत नहीं हूं सर, ईयर 1980 से लेकर के 2011 तक लगातार। देखिए 9 बार। लगातार तो बहुत से लोग हो सकते हैं, ओके। लगातार बहुत से Same party, same लंबा टर्म भी हो सकता है। पर मेरे साथ 4-5 चीजें थी। Okay. एक तो मेरा सिंबल कभी नहीं बदला, जैसे हाथ का पंजा 80 में ही इंट्रोड्यूस हुआ, तब से अभी तक चल रहा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बदली मैंने, रामपुर खास। रामपुर खास। तीसरा, परसिमन वगैरह हुए तो उसमें कैरेक्टर बदल गया कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो जनरल थी शेड्यूल कास्ट हो गई या शेड्यूल कास्ट जनरल हो गई। सौभाग्य से वो भी नहीं बदला। बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम बदल गए, मेरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम 1 महीने बदला रहा, फिर वही हो गया। तो कई चीजें ऐसी हैं जो यूनिक है, जो नहीं हुई। वरना केरल में एक साहब थे, वो 11 चुनाव लड़े, जीते, पर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी चेंज हुई, पार्टी भी चेंज हुई, क्योंकि बीच में जैसे याद करिए जब जनता पार्टी 77 में आई तो सब एक सिंबल पे लड़ गए। तो इन्हें हर मामले में यूनिक रहा आपका, एक ही क्षेत्र, एक ही चुनाव चिन्ह, एक ही पार्टी, ऊपर वाला। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस किसी दौर में लगातार प्राइम मिनिस्टर देने वाला प्रदेश, और वहां से कांग्रेस का धीरे 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 पूरी तरह से ध्वस्त हो गई कांग्रेस, लेकिन प्रमोद तिवारी एक ऐसे पिलर उस कांग्रेस के महल के उत्तर प्रदेश में थे जो आज भी वहीं खड़ा है, उसी तरह से अकेला वो खंभा। काश, लगता है कभी प्रमोद जी, काश कांग्रेस भी ऐसे ही खड़ी रहती उत्तर प्रदेश में, या फिर से खड़ी हो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, तो कैसे? सेकंड पार्ट आपका सच है।
आज खड़ी नहीं है पर खड़ी होगी। राजनीति में दौर आते हैं। 1980 में जिसको कई नाम दे दिए गए हैं, 1980 में बहुत से वोट पार्टी के नाम पे आते थे। पार्टी का टिकट ले लीजिए, बाकी आपका वो वोट आपके साथ रहता था। वो धीरे धीरे अलग हुआ, अब धीरे धीरे फिर जुड़ रहा है। दूसरा, कुछ लोग लंबी फेंक जाते हैं। ये आज का दौर है लंबी फेंकने वाला। इतना ज्यादा फेंक दिया है कि अब समेटना मुश्किल हो रहा है। तो वो भी धीरे धीरे एक्सपोजर होगा, उसका विकल्प तलाशा जाएगा। अब उस विकल्प में कांग्रेस अपने आप को प्रस्तुत कर दे, आप तो प्रस्तुत कर दे, जनता स्वीकार कर ले, तो फिर कांग्रेस का दौर चुनौती है। कौन सी बड़ी है? कांग्रेस के खुद के विकल्प को प्रस्तुत करने की? मतलब मेरा इशारा जो बार बार सवाल उठाया जाता है कि कांग्रेस संगठन खो चुकी है, कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। कहां ज्यादा समस्या है? जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है या कांग्रेस प्रस्तुत नहीं खुद को कर पा रही है? क्योंकि आप अभी गुजरात से मंथन करके निकले हैं, वहां से लौटे हैं, आगे बिहार चुनाव है और उसके बाद यूपी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यहां भी मैदान सजना शुरू हो चुका है। आपका पहला सवाल ही इसका जवाब है, राजनीति कहां बदल गई। मैं एक महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूं। पार्लियामेंट और असेंबली के बीच में 48 लाख कुछ हजार, यानी लगभग 49 लाख वोट बढ़े और सारे के सारे वोट एक पार्टी को चले गए। जो वोट शाम को 4 बजे 5 बजे जो परसेंटेज थी, वो जो बढ़ के फाइनल पिक्चर आई, तो वो तो रात में 2 बजे तक वोट पड़ता, 1 बजे तक पड़ता तो सही होता। हरियाणा, कई चीजें इधर हुई राजनीति में जो संवैधानिक संस्थाएं थी, जहां राजनीति में गिरावट आई, उनमें भी आई। प्रमोद जी, यही सवाल राहुल गांधी विदेश में जाके उठाते हैं, उन्हें देश विरोधी कहा जाता है। क्या गलत करते हैं वो अगर वहां पे कोई प्राइवेट पार्टी में नहीं गए, शादी ब्याह में नहीं गए, एक लेक्चर देने गए जहां उन्हें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तो जो सच्चाई है, राहुल गांधी ने बोला, आई सल्यूट राहुल गांधी कि उनके पास करेज है इसको बोलने। और उन्होंने वही बात कही। मेरा फिगर है, काट दे कोई, कि 49 लाख वोट एक बारगी बढ़ गए पार्लियामेंट और असेंबली के बीच में। 49 लाख और 49 लाख एक ही जगह चले गए। सहयोगियों को भी नहीं गए साहब, एक ही जगह चले गए। उत्तर प्रदेश को आप इतने लंबे समय से देख रहे हैं, कांग्रेस में संगठन में भी आप रहे, फिर विधायक रहे। कांग्रेस की क्या वजह, जिसे अपने क्षेत्र जो समीकरण आप अपनी जीत के लिए तैयार करते हैं, वो समीकरण क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए तैयार नहीं हो सकता? देखिए, एजेंडा बदल गया। एजेंडा बदल गया 87-88 के बाद। जी, कास्ट एक बड़ा भारी फैक्टर हो गया। रिलीजन पॉलिटिक्स में जो नई थी वो आई। कांग्रेस खड़ी रह गई अपने वसूलों पे। दोनों कीमत चुकानी पड़ी कांग्रेस को। सबको साथ लेके चलना, बात वही करना जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, उससे हम दाएं बाएं नहीं जाएंगे। इस सब की कीमत हमने चुकाई है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें गर्व होना चाहिए कि दुनिया हिल गई, दुनिया ने वसूल छोड़ दिए, पर कांग्रेस ने कभी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। इसकी कीमत चुकाई। जैसे आज कांग्रेस जो है भाजपा पर आरोप लगाती है कि वो ध्रुवीकरण करती है या धर्म की राजनीति कर रही है। कभी ऐसे ही आरोप जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उस पर लगते थे कि वो धर्म की राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। जैसे साहबानों का जो केस था, जिससे भाजपा एक तरह से खड़ी हुई राजनीतिक मैदान में, ये इस पर क्या? देखिए, ये कहना गलत है कि साहबानों केस से भाजपा खड़ी हुई। भाजपा ने जिस तरह अयोध्या का प्रस्तुतिकरण किया, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। उसपे एक बड़ा वर्ग उनसे जुड़ा, वरना शहरों में सिमटी हुई पार्टी मानी जाती थी। उनका ज्यादा जुड़ाव जो जनता से हुआ वो अयोध्या मुद्दे पर हुआ, और उसमें मैं मानता हूं कि उससे उनको लाभ मिला और हमें नुकसान हुआ। स्वीकार करना चाहिए इस बात को। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा
आने वाला वक्त फैसला करेगा, जब इतिहास लिखा जाएगा कौन सही था, कौन गलत था, कौन देश के लिए था, कौन पार्टी के लिए था। ये सारे मुद्दे, अब जैसे अभी 22 तारीख को कुछ दिन पहले एक घटना हुई जी पहलगाम में। जी पहलगाम में हमने बहुत ईमानदारी से वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके कह दिया है कि सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए जो भी कदम उठाएगी हम साथ रहेंगे। हमने सर्वदलीय बैठक में भी कह दिया कि जो कदम उठाएगी सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए हम पूरी ताकत के उसके साथ रहेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा भी, जी ये सारे सवाल में हम साथ तो रहेंगे, पर जो चले गए पहलगाम में बैसन घाटी में, क्या वो लौट के आ जाएंगे? क्यों गए वो? सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री को ये स्वीकार करना पड़ा कि हमने ऑफिशियली, वर्ड में बोल रहा हूं ऑफिशियली, जो बोला गया वहां, जी वो घाटी खोली ही नहीं थी। तो मेरे भाई, इस सवाल का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा कि भारत सरकार को यह नहीं मालूम था कि उस घाटी में हजारों लोग प्रतिदिन जा रहे हैं। पर सारे ट्रैवल एजेंट्स को, पुणे को, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, दिल्ली से सबको मालूम था कि वो घाटी खुली हुई है। किसी को नहीं मालूम था तो सिर्फ भारत सरकार को नहीं मालूम था। अरे छोड़िए, ये तो देशवासी थे, उनको मालूम था। आतंकवादियों को मालूम था कि भारत सरकार को नहीं मालूम है कि इस घाटी में पर्यटक आ रहे हैं, और इसीलिए वो आधे घंटे से ज्यादा खूनी खेल खेलते रहे। एक सिपाही भी नहीं था जो हवाई फायर कर सकता। नहीं, तो इसमें ये तो कहा ये जा रहा है, फेल्योर है, इस फेल्योर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर हमारा समर्थन है, हम समर्थन देंगे देश के हित में जो भी कदम उठाएंगे। तो क्या आप बतौर सांसद, आप अभी भी संसद में हैं और बतौर सबसे पुरानी पार्टी, इस वक्त क्या लग रहा है आपको कि जवाब क्या है? भारत का इसका जवाब है कंप्लीट फेल्योर ऑफ द इंटेलिजेंस, कंप्लीट फेल्योर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आतंकी कार्रवाई की बात कर रहा था। ये तो ठीक है, हमारा जो भी फेलियर बात रहा, कर रहे थे? जो भी कार्रवाई, जो यहाँ पर आतंकी गतिविधियां हुई, जो अभी तक हुई? को मारा गया, अभी कोई कार्रवाई हुई? तो वही क्या कार्रवाई चाहिए? मैं तो कह क्या रहा हूं, मांग है विपक्ष मैं तो की? कह रहा हूं कि हम तो कह आए हैं सर्वदलीय बैठक में कि भारत सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके पास आर्मी, उनके पास पैरामिलिट्री फोर्स, उनके पास प्लानिंग, सब कुछ। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरह खड़ा रहेगा सरकार के साथ। हम उनका ध्यान नहीं भटकाएंगे कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए, आप जो करिए देश हित में हम आपके साथ। अब तक जो कदम उठाया है सरकार ने, मुनासिब है, सफिशिएंट है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं क्या उठाया, कदम तो बताइए क्या उठाया सरकार? नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि मांग क्या है, क्योंकि आपने कहा कि सरकार जो उठाए, तो सरकार जो उठा रही है क्या वो काफी है? चलिए कांग्रेस के कदमों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी ये कहते हैं कि चलिए हम पहले देश की बात लीडर कर ले, हैं। देश की बात कर लेते जी हैं। इसमें कहने कांग्रेस एक में सवाल, देश की बात एक करते सवाल हैं, बड़ा, सर। एक सवाल बड़ा माकूल सा आया है। ये तो हम लोगों में होता है, आप में कैसे हो रहा है? विचारों में विभिन्नता। जैसे सिंधु नदी का पानी, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, ही इज क्लोजर टू मी, सबसे नजदीक गई तो इन्हीं की सुन लेता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यही तो बड़ा भारी सवाल है आज का कि कदम कौन सा सरकार ने उठाया, हमें बताइए ना। आप नहीं, लोग तो ये बताइए। दोनों बात नहीं चलेगी। आप कह रहे हैं कि हमने सरकार पर छोड़ दिया, आप कह रहे हैं कि सरकार ने किया कुछ नहीं, तो फिर तो बताइए कि करना क्या है हम क्यों बताएं? सरकार को? हम क्यों बताएं? सरकार कहते सुझाव कि तो दे सकते हैं ना, सरकार कल ये कह दे कि देखिए ये अपनी बात से पलट गए, हमारी सबसे प्लानिंग पुरानी, तो ये सबसे बड़ी थी। पार्टी और सबसे अनुभवी नेता, आप सुझाव तो दे सकते हैं ना? नहीं, सुझाव नहीं, प्रतिबद्धता दोहरा दी है, संकल्प दोहरा दिया है, कसम खाली है, करो हम तुम्हारे साथ हैं। अभी देश भाजपा तो के ये लोगों से- दाव है छोड़ने का सरकार पर पूरी तरह से, सरकार पर को पूरी तरह से, सरकार पर भरोसा जता के जो सर्वदलीय बैठक की बात आपने कही कि हमने कह दिया कि आपको जो करना है कीजिए, दरअसल ये दाव है, मतलब ये तरकीब है एक्सपोज करने की सरकार को। इसीलिए तो चिट्ठी लिखी है आज राहुल गांधी ने, इसीलिए चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी है कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाओ, एक सेशन बुलाओ पार्लियामेंट का,
जब पार्लियामेंट को बुलाओगे तो वहीं हम आपको राय देंगे कि आपने अभी तक ये आपका फेल्योर है और ये आप करिए, ये देश हित में है। नहीं तो वो जानकार तो फोरम है। कहते हैं कि आप नहीं रोक सकते, ऐसे आपको युद्ध करना होगा। क्या विकल्प है युद्ध कर लिया जाए? जनता कह रही तो आपको मालूम है तो सरकार को भी नहीं मालूम है। जानकार कहते हैं, क्योंकि ऐसे तो मानने वाला नहीं पाकिस्तान। जानकार सरकार है, हम कैसे मान लें कि सरकार जानकार नहीं? नहीं, अभी भाजपा के लोगों से यही सवाल हुआ था कि अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम विपक्ष को बताएंगे हम क्या करने वाले हैं। गलत सवाल गलत लोगों से। भारतीय जनता पार्टी क्या है? दो लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। किसी तीसरे से सवाल मत करिए। चलिए, बीजेपी में कम से कम 2 लोग हैं। 2 लोग हैं, निर्णय वही लेंगे। और कांग्रेस में तो एक जो निर्णय एक ही देश माना हित जाता में है। आतंकवाद से लड़ने के लिए लेंगे, हम साथ हैं। अच्छा, कांग्रेस की अब बात कर लेते हैं। भारत कांग्रेस जोड़ो की यात्रा, एक लोग न्याय की यात्रा। बात अगर आप कर रहे हैं, सर ये बताएं कि इन दोनों यात्राओं से राहुल गांधी कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली, कितना प्रभाव हुआ इस यात्रा का? हमारे पास एक सीट थी, बढ़ के 43 आ गए उत्तर प्रदेश में। कै गुना हुआ? हमारी और सापा दोनों की मिला लीजिए, पूरे देश की गठबंधन बात गढ़। करेंगे ना सर? हाँ, पूरे देश की बात करेंगे, पूरे देश की 2024 बात का लोकसभा करेंगे। इलेक्शन। 47, 48, 50, 60 थे, बढ़ के 220 आ गए। आप संतुष्ट हैं इस पर? कमी रह गई थोड़ी सी, 25, 30, 40 सी। अच्छा, अब प्रमोद जी अब ये सब छोड़िए, अब सीधी सी बात है कि 27 में क्या होने वाला है। मैंने हम लोग यूपी में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं। 27 में पार्टी कहां देख रही है अपने आप को? 27 यहाँ पर में उत्तर प्रदेश में। 27 में कांग्रेस इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा, दावे से कह रहा हूं। कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन का नहीं, मतलब इंडिया गठबंधन तो ये दिक्कत ये है, इसलिए क्या? इसको मुझे पूछना पड़ रहा है कि कब गठबंधन है, कहां नहीं है, कहां किस शर्त पे है, कहां कौन आगे है कौन पीछे है। इतने सवाल हैं कि मन में आता है कि गठबंधन है कहां। गठबंधन था, गठबंधन है और देश हित में गठबंधन लेकिन रहेगा। अभी जो उपचुनाव हुआ फिर है दिल्ली उत्तर में प्रदेश कैसे ये गठबंधन फेल हो गया सर? दिल्ली में कैसे गठबंधन अलग हो जाता है? देखिए, मैं फिर आपसे एक चीज कह दूं, हरियाणा में हरियाणा में भी, हाँ। दिल्ली में, हरियाणा में अलग अलग हरियाणा में गठबंधन होता तो शायद आप लोग जीत जाते। हाँ, मैं 1-1.5% मैं तो बिहार में भी पेश फंसा हुआ है सर। 0.9% का जो फर्क पड़ा है, वो दोनों का वोट जोड़ दिए तो है वो। हरियाणा में मैं दिल्ली हरियाणा दोनों की बात कर रहा हूं। हरियाणा खास तौर से, दिल्ली में तो गठबंधन के दोनों वोट जोड़ दिए तब भी सरकार उनकी बन रही थी, नहीं बन रही थी। हरियाणा में ये स्थिति थी ऑनेस्टली, जिसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में लड़े कि नहीं लड़े? अब ये बताइए सर कि महाराष्ट्र में, कांग्रेस को हरियाणा के बाद गठबंधन लड़े। के साथ चलना यहाँ चाहिए, भी आखिरी तो सवाल। अखिलेश जी की उत्तर लगातार प्रदेश- शिकायत रहती है आपसे। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना? हाँ। तो उत्तर कैसे प्रदेश होगा गठबंधन? उत्तर प्रदेश का गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये तो चुनाव आने दीजिए, आप बता देंगे। हम आज कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस अभी के उपचुनाव revival में के नहीं लिए रहा सर ना, क्या ये सवाल जरूरी है। अभी उपचुनाव हुआ 9-10 सीटों पर, उससे गठबंधन टूट गया ये आपका। किसने कहा गठबंधन टूट गया? सीटें नहीं मिली कांग्रेस ना, सारी सीटें लड़ी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन था। लेकिन इसके बाद भी बुरी आप एक पराजय भी हुई सीट सपा पर नहीं की। लड़ पाए। अच्छा, क्या पार्टी लड़ रही थी? भाजपा चुनाव लड़ रहा था? अच्छा, कुछ बड़े सवाल नहीं कर नहीं, लेते हैं। आप बताएं, भाजपा चुनाव नहीं, लड़ रहा आप था? लोग मानते हैं कि भाजपा नहीं लड़ रही थी, सरकार लड़ रही थी। सरकार से लड़ रहे थे। और देखिए, ऐसा है कि कोई बहुत सफाई की बात यह है, बाई इलेक्शन कांग्रेस का जमाना छोड़ दीजिए तो अब सरकारी लड़ती, जिसकी सरकार रहती वही लड़ती। ठीक, एक आखिरी सवाल सर आपसे, कांग्रेस के रिवाइवल के आखिरी? लिए आप इतनी इंडिया जल्दी? गठबंधन को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एकला चलो की राजनीति करेंगे तो वो शायद बेहतर होगा? कई बार मैंने आने वाले आपको भविष्य में। जवाब दिया कि गठबंधन है, आप मुझसे एकला चलो रे की बात कर रही हैं। तो कांग्रेस अलग नहीं होगी, क्योंकि कई नेताओं की वोट से ऐसा मैं कहा कह जाता रहा है हूं, कांग्रेस आज के लिए की कि तारीख अगर मजबूत होना है में, तो अलग आज होना। की तारीख में इंडिया गठबंधन है। हम आशा करते हैं अगर इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। अच्छा, नहीं, उत्तर तो प्रदेश का एक और गठबंधन सवाल का है। यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले किस कांग्रेस पार्टी से गठबंधन होगी? क्योंकि हम साल दर साल इंतजार कर रहे हैं, लोग आपके समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि क्या? कांग्रेस पार्टी एक ऐसे कलेवर के साथ, जैसे राहुल गांधी आके खड़े हों यहाँ पर, आपको लगता है कि उनकी जरूरत है यूपी में आके वो पूरी तरह से खड़े हों? भैया, यूपी छोड़ गए। मेरी बात सुनिए, जब चुनाव आएगा तो राहुल गांधी कब नहीं आए हैं, प्रियंका गांधी कब नहीं आई हैं, सोनिया जी जब तक आ सकती कब नहीं आए हैं? तो इन लोगों ने तो हमेशा टाइम दिया, इस बार भी टाइम देंगे।
लेकिन उससे बात नहीं बन रही है ना उतने टाइम से, उतना टाइम से बात नहीं बन पा रही है। बाकी बात भाजपा बनेगी कैसे? बाकी भाजपा मदद करेगी ना हमारी। भाजपा इतने काम कर लेगी तब तक कि एंटी कैम्बेंसी का वोट इतना मिल जाएगा कि हम सरकार बना लेंगे। चलिए, आपकी उम्मीदें पूरी हो, हम भी यही चाहते हैं। जिस तरह से लगातार आप लोग फाइट कर रहे हैं कि कम से कम और बेहतर प्रदर्शन हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रमोद जी, वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं बात कर रहा था, ये पहला आपका इनॉग्रल लाइफ टाइम्स का है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई। मैं देखता हूं जब तो एक चीज पाता हूं कि आप न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूट्रल चलना बड़ा मुश्किल है, पर आप चलते रहिए, यही मेरी कामना है। Thank you, न्यूट्रल होकर चलिए, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। देश बड़ा है, पार्टी और सरकार नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, और हम लोग इसको मानेंगे। और मुझे लगता है कि जब तक प्रमोद जी जैसे कांग्रेसी मौजूद हैं, कांग्रेस के लिए उम्मीदें बरकरार हैं। कब, कैसे, ये तय तो कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है सर, आप रहिए प्लीज हमारे साथ। मैं चाहूंगी कि हमारे फाउंडर एंड सीईओ लाइफ टाइम्स दिलीप सिंह सर प्लीज सर आए और मोमेंटम देकर सम्मानित करें, प्लीज।